नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका फेवरेट शो रणक्षेत्र, जिसमें आज हम बात करेंगे मौजूदा लोकसभा चुनावों के छठे चरण के घमासान की। जी हां, 2024 की इस चुनावी लड़ाई में कल यानी 25 मई को छठे चरण के चुनाव होने वाले हैं, जहां 8 राज्यों के मतदाता 58 सीट्स पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 15 हाई प्रोफाइल प्रत्याशी भी शामिल हैं। जहां कई सीटों पर कई दिग्गजों की सीधी सीधी टक्कर है, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे, दोनों चर्चित हैं। तो वहीं आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे रहे हैं। वहीं अगर 2019 की छठे चरण के चुनाव परिणामों की बात की जाए, उस समय इस चरण में बीजेपी का पलड़ा भारी था, जहां बीजेपी ने 58 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेडी के हिस्से में 4, टीएमसी और जेडीयू के हिस्से 3, तो वहीं एलजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से 1-1 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी 0 पर सिमट रहकर रह गई थी और हरियाणा और दिल्ली में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। वहीं इस बार भी पीएम मोदी के तीसरे टर्म और 400 पार के दावे को पार करने के लिए भाजपा को छठे चरण की सभी सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखना होगा, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि 5 चरणों के चुनाव में ही पीएम मोदी 310 पार कर चुके हैं। 310 पार करके अब 400 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या इस बार भी छठे चरण के चुनाव में बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड दोहरा पाएगी या रिकॉर्ड तोड़ देगी, या इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन एनडीए की जीत पर लगाम लगाने वाली है? इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल में हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़ेंगे, रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 2024 का चुनावी घमासान अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जहां अब तक 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब छठे चरण के तहत अनेकों दिग्गज प्रत्याशियों की साख दांव पर है। 2024 के इस चुनावी रणक्षेत्र में छठे चरण की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, जहां मतदाता 8 राज्यों की 58 सीटों के भाग्य का फैसला करेंगे। जहां इस बार 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां हरियाणा में सबसे अधिक 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी मैदान में होंगे। जहां इस बार पूरे 15 हाई प्रोफाइल सीटों पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 889 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। जहां आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में है, जिनकी सीधी टक्कर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। वही उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। इसके साथ ही छठे चरण में गुड़गांव लोकसभा सीट से अभिनेता राज बब्बर, नई दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और रोहतक लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। छठे चरण के इस चुनावी दंगल में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा था। वही अब 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए को ये रिकॉर्ड फिर से दोहराना होगा, जिसके बारे में कल उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार करके अब 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है और 2024 के इस चुनावी रण में छठा चरण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी परिणाम से पहले ये 7वें चरण का पड़ाव बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए, कल महत्वपूर्ण दिन है और आपसे भी अपील करेंगे कि भाई अपना मतदान का जो अधिकार है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, आपका वोटिंग का कल दिन है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बड़े बड़े चेहरे और सभी की साख दांव पर लगी हुई है और कल सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। कल जो वोट डलेंगे इनसे फैसला होने वाला है। बिहार में 8 जगहों पर 8 सीटों पर, हरियाणा में सभी की सभी 10 सीटों पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर और साथ ही साथ झारखंड 4, दिल्ली 7, उड़ीसा की बात करें 6, उत्तर प्रदेश 14, पश्चिम बंगाल में भी 8 सीटों में जो है चुनावी मैदान में जितने भी उतरे हैं, जो प्रत्याशी उतरे हैं, उनकी किस्मत जो है कल तय हो जाएगी। मैं चाहूंगा हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि आज हम केवल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम करेंगे एनालिसिस ऑन ग्राउंड। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहिल बशीर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और दीपक खामरा हमारे साथ दिल्ली की बात बताएंगे, दिल्ली का हाल क्या है। उसी के साथ संगीता झा पश्चिम बंगाल से, और उसी के साथ आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद चर्चा करेंगे हरिराम मिश्रा जी आपसे, हरियाणा का भी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या है वहां के समीकरण। लेकिन जो पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक अच्छी खबर जो आ रही है 370 के बाद, वो है जम्मू कश्मीर की। बारामूला में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो रिकॉर्ड टूटा, वो भी एक बहुत पॉजिटिव संदेश पूरे देश के लिए आ रहा है। रोहिल, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आपसे ही मेरा ये प्रश्न की शुरुआत होगी कि भाई कोई विपक्ष अगर कहता है कि भाई ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है, जम्मू कश्मीर की बात करना, 370 की बात करना, लेकिन बीजेपी की एक जो टैक्टिक्स की अगर बात करें, उनकी रणनीति की बात करें, तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी हमेशा रखा है, जम्मू कश्मीर का 370 को भी हर जगह उठाया है और उनके चुनावी वादों में से एक था जिसको उन्होंने अचीव किया। ये तो रही वो बात, लेकिन आप अब जो देख रहे हैं कल की तैयारी की अगर मैं बात करूं, वहां पर कैसी तैयारी है, कौन सी वो महत्वपूर्ण सीट है और कौन से वहां पर जो प्रत्याशी हैं जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे, जो कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं, और क्या बदलाव आपने देखा है जम्मू कश्मीर में रहते रहते? देखिए शिवम, कल अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम तर तैयारियां जो है कल से ही मुकम्मल कर ली गई है और आज सुबह से ही लगातार जो पोलिंग का जो स्टाफ है उनको आज रवाना किया गया अपने अपने पोलिंग स्टेशन के, और साथ ही कड़ी सुरक्षा के बावजूद उनको जो है ईवीएम के साथ अपने अपने पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 2019 से पहले जिस तरीके के हालात यहाँ पे थे, जिस तरीके का बाइकाट की काल का असर काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जब भी यहाँ पे किसी किस्म का चुनाव होता था, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें या अन्य चुनाव की बात करें, तो काफी ज्यादा बाइकाट का असर जो है वो रहता था। लेकिन जिस प्रकार से हमने पिछले चरण में देखा कि जो बारामूला लोकसभा सीट है, किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग वहां पे हुई, उससे पहले हमने देखा कि श्रीनगर लोकसभा सीट में जो 1987 का रिकॉर्ड तोड़ गया और वहां पर भी हाईएस्ट टर्नआउट जो है वोटिंग का वो सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है सिर्फ और सिर्फ 370 के हटने के बाद ही हमने देखे हैं। लेकिन कल जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है, हमारी बात हुई है आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK से। उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि जो श्रीनगर और बारामूला में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, कल वो रिकॉर्ड अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में टूट सकता है। तो साफ संकेत यही नजर आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे भी कल काफी ज्यादा हाईएस्ट टर्नआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 मेन कंटेंडर्स है अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PVP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है वो सामने नजर आ रही है, और साथ उनके जो अपोजिट कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, जो कि गुजर लीडर माने जाते हैं, जिनका काफी ज्यादा गुजरों पर स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, क्योंकि अनंतनाग के साथ राजौरी का इलाका भी जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होल्ड उनका माना जाता है। लेकिन जो 2 मेन टॉप कंटेंडर्स है वो यही है, महबूबा मुफ्ती PDP की और दूसरी जानब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ। तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये टक्कर जो है वो देखने को मिलेगा कल, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और लोग भी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को हमने देखा कि बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीट में खासतौर पर युवा सामने निकल कर आ रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ धोखा हुआ है 70 सालों में जिस तरीके की राजनीति कश्मीर घाटी में हुई है। तो हमने देखा कि युवा पीढ़ी खासतौर पर सामने निकल कर आ रही है और अपने मत का प्रयोग बाज़ाब्ता तौर पर कर रही है। इसी के चलते जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है, तो इसमें भी आशंका ये जताई जा रहा है कि श्रीनगर और बारामूला का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इस तरीके की वोटिंग जो है कल रिकॉर्ड की जाएगी, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। लेकिन तमाम तब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और टॉप 2 पेन जो कंटेंडर्स है वो PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और साथ महबूबा मुफ्ती, इनका जो है वो इनकी जो किस्मत है उसका फैसला कल हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण चुनाव, लेकिन एक लोकतंत्र की जीत के रूप में इसको देखता हूं। दीपक खामरा भी हमारे साथ हैं और ये तापमान जो बढ़ा हुआ है ना दीपक, जो गर्मी दिल्ली में है, ये उससे कई ज्यादा गर्मी राजनीति में भी है। देखिए हरियाणा की भी बात करें, हरिराम मिश्रा भी सहमत होंगे, वहां पर भी जो समीकरण बन रहे हैं, लोग थोड़ा भी
कंफ्यूजन में कि भाई होगा तो क्या होगा। और संगीता झा जो पश्चिम बंगाल को कवर कर रही हैं वो भी बेहतर जानती होंगी कि भाई ममता सरकार और भाजपा के बीच में जो टक्कर चल रही है, दोनों पुरजोर तरीके से अपनी पूरी जान लगाकर यहां पर बैठे हैं। लेकिन दिल्ली का, क्योंकि पूरे देश की नजर देश की राजधानी दिल्ली पर अवश्य रहेगी। और दीपक हमरा बात करते हैं दिल्ली की, महत्वपूर्ण सीटें भी हैं और एक जो हमने जो मुद्दा उठाया था बुर्के में वोटिंग का, और वो खाली हमारी तरफ से जब उठाया गया तो उतनी हवा जब उसको नहीं मिली, धीरे धीरे जब सबका ध्यान उस पर गया तो ये पाया गया इसमें त्रुटि है, इसमें फॉल्ट है, इसको मॉनिटर करना चाहिए। और जब मॉनिटर किया गया, और अब देखिए बीजेपी की तरफ से भी ये मांग उठाई गई कि भाई जो बुर्के में जो मतदाता हैं, जो महिला मतदाता हैं, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, महिला कार्यकर्ताओं को आप बढ़ाइए, वहां पर महिला स्टाफ को बढ़ाइए। और ये तो वो रहा। आपसे शुरुआत करते हैं महिला वोटर्स को लेकर, बुर्के को लेकर, और फिर आप जा सकते हैं सीट्स की महत्वपूर्ण विषयों पर। बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो कल का दिन रहने वाला है वो हाई वोल्टेज रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली चुनाव को लेकर हमेशा से जो है वो सुर्खियों में रहती है, और इस बार सुर्खियों में खास रहने की वजह जो थी वो अहम ये मानी गई क्योंकि यहाँ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया। क्योंकि पहले हमने देखा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की धुरी विरोधी पार्टियां मानी जाती थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। लेकिन वहीं जो अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज हुए, कांग्रेस को हराकर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठों को सामने लाकर आज वही जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भरोसे राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह दूसरा जो मुद्दा हाईलाइट रहा वो ये रहा कि शराब घोटाले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए तो सीधे तौर पर चुनावी माहौल जो है वो और गरमाया, क्योंकि बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो गलत नीतियां चलाने के लिए आरोप लगा रही थी। तो बीजेपी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका ही जो है वो खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे में अगर मैं पूरा आंकड़ा आपको बताऊं मैं शिवन, तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो है 1,52,00,000 करीब मतदाता है, जो राजधानी दिल्ली में करीब जो है जो कुल मतदाता है वो 162 है, वो उनका जो है कल भविष्य तय करेंगे। ऐसे में बात करें तो 82 लाख जो है वो पुरुष मतदाता है, तो वहीं महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है, 70 लाख महिलाएं हैं जो मतदान करेंगी। वहीं अगर थर्ड जेंडर की बात करूं मैं शिवम, तो करीब 1000 के करीब जो है थर्ड जेंडर जो है वो मतदान करेंगे। तो वहीं अगर नए जो फर्स्ट टाइम हम वोटर जिनको बोलते हैं 2.5 लाख के करीब उनकी संख्या भी है, यानी युवा भी जो है 18+ है, वो भी कल अपने मतदान का अधिकार करके जो है राजधानी दिल्ली में जो प्रत्याशी उनके भाग्य को तय करेंगे। अगर बात करें सुरक्षा दृष्टि को शिवम, तो राजधानी दिल्ली में 46 जो है सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात रहेगी, ताकि सारा जो चुनाव है वो सुरक्षा की दृष्टि से कोई न्यूनता और कोई भी उसमें जो है ऐसा खलल न डल पाए। जो चुनाव है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से लोग जो है इसका चुनाव के महापर्व को मनाए। और वहीं अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के 33,000 जवान जो है वो सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, तो 16,000 जो है वो होमगार्ड भी अपनी भूमिका अदा करते नजर आएंगे। तो 162 जो उम्मीदवार है उनका तो कुल जो है शिवम यहाँ पर भाग्य तो तय हो गई। लेकिन अगर बात करें मतदान केंद्रों की तो 2,627 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 13,641 जो है मतदान केंद्र होंगे ऐसी जगहों पर जो लोग वोट डाल पाएंगे। अब अगर बात करें राजधानी दिल्ली की शिवम, सीधे तौर पर जैसे आपने कहा बुर्के की बात, तो हम लगातार जो है सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये आवाज उठाते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर गलत मतदान होता है, यानी जाली वोट जिसे बोलते हैं। गिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, अभी आपको लाइव सुनाते हैं, फिर आप वापस चर्चा पे आएंगे। गिराज सिंह। पहला अधिकार मुसलमानों का, कर्नाटक में आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। ममता बनर्जी कह रही है संविधान बचाना है मोदी से, और संविधान को कहती है नहीं मानूंगा, कोर्ट ने अगर आदेश दिया है मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, 4 जिला जो 47 में हिंदू बाहुल था 75% किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 50 पर आ गया, सहरसा, सुपौल 17 जिले हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक तो देश में अल्पसंख्यक नाम को मुसलमानों से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इस पर कानूनन पुनर्विचार करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक है मुसलमान, ये अब एक विषय आ गया है। इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा या अलग मंत्रालय ही खत्म कर देनी चाहिए, अल्पसंख्यक ही नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए।
और देश में अब तो लगता है हिंदुओं का आरक्षण जा रहा है, ओबीसी का। अब ओबीसी के हिंदू हों या सनातन सभी हिंदू अब एकजुट होकर के, अब अगर नहीं प्रतिकार हमने किया तो हमें अपना जो धार्मिक आस्था है, अभी तो केवल नालंदा जैसे जगहों में हमें रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं उड़ीसा से आया, वहाँ हनुमान जयंती नहीं मनाने थे। तो जो मैं देश में देख रहा हूँ, अब लग रहा है हम महाराणा प्रताप के संतानों को फिर से सनातन को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जिस तरह से बातें की गई कि प्रॉपर वेरिफिकेशन दिल्ली में मुस्लिम वोटर का होना चाहिए। तो गिरिराज सिंह को आप देख रहे थे, और ये महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आरक्षण का और ओबीसी वाला मुद्दा, और ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है। पुनः चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। दीपक हमरा, आप जो अपनी बात कर रहे थे उस पर मैं पुनः आऊंगा, लेकिन हरियाणा का भी रुख करना है, पश्चिम बंगाल का भी रुख करना है। और ये जो मुद्दे हैं, मैं आपसे बात करूं मिश्रा जी, आप ये मुझे बताइए, हरियाणा की राजनीति में भी क्या ये मुद्दे काम आते हैं या फिर वहां के मुद्दे जो हैं वो बेहद अलग हैं? और इस बार के समीकरण क्या कहते हैं? किस तरीके का वहां पर चुनावी माहौल बना हुआ है? तैयारियां तो रहेंगी, तैनाती भी रहेगी, लेकिन किस तरीके के माहौल, किस तरीके का बना हुआ है? लोगों के मन में क्या चीजें हैं, कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, अगर पिछले 2019 के इलेक्शन की बात करें और उसके बाद जो हरियाणा में जो सबसे बड़ी घटनाएं घटी, उसके वही वोटर्स के, मतदाताओं के दिमाग में वही बातें चल रही हैं। एक तो 2020 में जो कोरोना काल आया वो लोगों के ध्यान में है, और इसके बाद जो है किसान आंदोलन की काफी सरगर्मी देखने को मिली। काफी लंबे समय तक जो है हरियाणा के लोग उससे प्रभावित रहे। संभवतः ये दो वजहें हैं जिनसे कि हरियाणा का मतदाता जो है प्रभावित दिख रहा है। और यही वजह है कि जो पिछली बार स्थिति थी कि बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, विपक्ष की कोशिश है कि इस बार ऐसा ना हो, बीजेपी की कुछ सीटें जरूर कम की जाए। और उन सीटों पे जो सीटें कम हो रही हैं उनमें किसान आंदोलन का जो असर था वो देखने को मिल रहा है। इस बार ऐसा हरियाणा में देखने को कम ही मिल रहा है कि 2019 की तरीके जो है एक तरफा जीत नजर आ रही हो। जो सरगर्मियां दिख रही हैं उसमें विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव को लड़ रहा है। कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनमें मुकाबला काफी जोर शोर से चल रहा है। जिन पे नजर होगी उनमें करनाल की एक सीट है जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक तरीके से कहा जाए कि कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है, दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो कि 30-35 साल के युवा हैं और वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो जो दो सबसे हॉट सीट मानी जा रही हैं वो है एक रोहतक और दूसरी है सिरसा। ये दो सीटें काफी मजबूती के साथ विपक्ष वहां चुनाव लड़ता रहा है। रोहतक की बात कही जाए तो एक तरीके से कहा जाता है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ को पिछली बार बीजेपी ने भेद दिया था। डॉक्टर अरविंद शर्मा है जो वहां के मौजूदा सांसद है, एक बार फिर मैदान में है और उनका ये दावा है कि एक बार फिर वो दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से हराते हुए दिखेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर सिरसा की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि कई बार यहाँ से 2-3 बार सांसद भी रही हैं और एक बार फिर उनका परिवार यहाँ से प्रतिनिधित्व करता रहा है। उनके खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस के ही एक बड़े चेहरे जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और ये वो बेल्ट है जो कि पंजाब से लगता रहा है और इस बेल्ट में किसान आंदोलन का असर देखा जा सकता है। बिल्कुल हरिराम मिश्रा जी, जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल किसान आंदोलन, मुझे लगता है कि पिछली बार के हिसाब से
इस बार शायद किसान आंदोलन उतना सक्सेसफुल, उतना प्रभाव पंजाब में तो खैर उसका रहा ही रहा होगा, लेकिन हरियाणा में उतना वो ट्रिकल डाउन नहीं कर पाया जितना पिछली बार किया होगा। इस बार थोड़ी सी उसमें कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं ग्राउंड में अगर ये ऐसी भावना है लोगों में तो बिल्कुल हो सकती है। आपसे मैंने ये हरियाणा के बारे में पूछा। संगीता झा आप पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की भी महत्वपूर्ण 8 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। कैसी टक्कर रहने वाली है, कौन सी वो हॉट सीट्स हैं, कौन से वो मुख्य प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होने वाली है? और भाजपा और तृणमूल के बीच में तो चल रहा है, कभी हिंसा की खबरें आती हैं और कभी परेशानी कुछ और हो जाती है, कभी वहां बम फट जाता है, कभी हत्याएं हो जाती हैं। ये तमाम चीजें तो चलती रहेंगी, कभी भी आराम से कोई भी चुनाव पश्चिम बंगाल का गुजरता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। संगीता जी शिवम, देखिए कि पश्चिम बंगाल में अभी लोकसभा के 17 सीटों पर चुनाव बाकी है, जिनमें से देखिए 12 सीटें टीएमसी के पास हैं और 5 सीट बीजेपी के पास हैं पहले से ही। तो राज्य में जो छठे चरण का जो चुनाव 25 मई यानी कि कल होने वाला है, इसमें 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तामलुक, कांची, घाटाल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, ये सारी लोकसभा की सीटें हैं। इसमें अगर हम तामलुक लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये हॉट सीट रहने वाला है। आपको बता दें कि यहीं से जो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने मतलब कोर्ट के बाद उसके बाद वो वहीं से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि घाटाल सीट से जहां पर के हिरण चटर्जी और उनके साथ ही ऑपोजिशन में वहां पर टीएमसी के ही है, वो बंगाल के ही एक्टर हैं। यहाँ तक कि जो हिरण है वो भी एक्टर ही है। तो ये दो एक्टर के बीच यहाँ पे कड़ी मुकाबला देखने को लगातार मिल ही रहा है। देखिए जब फील्ड में जा रहे हैं तब भी आपस में एक झड़प लगातार चल रहा है। कुछ 2 दिन पहले ही हिरण चटर्जी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी उनके नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज कर रही है। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी जब डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के लिए जब 7वें चरण के लिए मतदान करने वाले हैं, वो भी एक मतलब हॉट सीट की तरह ही माना जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुद मतलब उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए इसी मतलब चुनाव के पहले ही जब अचानक से जो 2010 के बाद जारी जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में एक घमासान छिड़ा हुआ है। आज देखिए आज के जितने भी साधु संत है पश्चिम बंगाल के, जगह जगह पर उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकाला है। लगभग समझिए 20 जगह पर स्वाभिमान यात्रा निकाला गया था। कोलकाता में भी निकाला गया था, जहाँ पर मैं खुद मौजूद थी। तो एक हिंदुओं पे जो एक हिंदुओं के सम्मान के लिए आज साधु संत निकले हुए थे, साधुओं ने अपने सम्मान के लिए भी ये यात्रा निकाली हुई थी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है एक ये देखिए कि हिंदू मुस्लिम एक तो मामला चल ही रहा है अभी लगातार। मतलब इस मामले को लेकर ओबीसी वाला मामला जब आया, इसके बाद अचानक से ये मामला सामने आया। लेकिन वहीं हम हमेशा से देखते आए हैं कि संगीता, तो आप कह रही हैं कि भाई इस बार जो सनातन का मुद्दा है, ये सनातन वाले अपने मुद्दे पर जो बीजेपी जो कायम हमेशा से रही है उसका लाभ उसको मिलने वाला है, भाजपा को लाभ मिलने वाला है, और अब ये इसका कोई फायदा भाजपा को मिल जाएगा, आपको ऐसा लगता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, पहले मैं ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद हम चलेंगे झारखंड में। मुकेश खत्री भी हमारे साथ हैं, झारखंड की राजनीति भी अहम है, वहां पर भी क्या कुछ हो रहा है। बात कर रहे हैं चुनाव का सिक्सर की, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि कल जो है वहाँ वोटिंग जो है, उस वोटिंग में आपको भाग लेना है। कल का महत्वपूर्ण दिन है, कई जगहों पर जो महत्वपूर्ण वोटिंग है उसके बारे में बात तो करेंगे। मुकेश खत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक हामरा भी हमारे साथ है, पश्चिम बंगाल का भी हम रुख कर रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल सभी के लिए रहेंगे, लेकिन दीपक आप पर मैं आऊंगा। मुकेश खत्री, आप भी क्या मेरी आवाज को सुन सकते हैं? हाँ ठीक है। मुकेश जी, आप मुझे ये बताइए कि भाई इस वक्त झारखंड का माहौल कैसा है, कि भाई जिस तरीके का दिल्ली का हाल है, क्या वहां पर भी कुछ वैसा ही हाल है? क्योंकि मुख्यमंत्रियों का जो हाल हुआ है, चाहे आप दिल्ली की बात करें चाहे आप झारखंड की बात करें, कुछ एक जैसा ही रहा है। तो वहां पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? क्या करप्शन वहां पर एक बड़ा मुद्दा बन पाया है? उसका कोई असर जो है इस बार की वोटिंग में पड़ने वाला है, वो बताते हुए, महत्वपूर्ण सीटों के बारे में बताते हुए और कैंडिडेट्स के बारे में बताते हुए आप कंटिन्यू करिए सर। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि करप्शन झारखंड के लिए एक मुद्दा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता से हम लोगों ने बात की है, जो जनता के सांसद के थ्रू हमने उनसे उनके सांसद के बारे में समझा है, तो उसमें ये बातें सबसे सामने आई है कि जो राज्य हित का मामला है वो केंद्र के मामले से अलग होते हैं। जो केंद्र के चुनाव है उसमें राज्य के जो मुद्दे हैं वो उतने प्रभावी रूप से नहीं दिखते हैं। और इसी तरह से जो जनता के बीच बातें हुई है उसमें एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है, जो कांग्रेस की ओर से जो कहा गया
कि महिलाओं को 1 लाख देंगे और बीजेपी की ओर से जो कहा गया कि संपत्ति का वो छीन लेंगे, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जनता के बीच में चर्चा का माहौल जरूर बना पाया है, लेकिन जनता अपने माइंडसेट किसको दिए, किसको अपने सर सिरहाने बैठाएगी, ये तो अभी मतलब जनता के मूड को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जो जनता है वो सब जानती है और वो जो है वो अपने मन की बात जो है वो वोट के द्वारा ही दिखाएगी। लेकिन मैं जो झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री को जेल में है, या फिर हमारे कहें कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक के रूप में पूरे जेएमएम की हो या आरजेडी की हो, सबके क्षेत्र में वो खुद से प्रचार कर रही है। कांग्रेस के क्षेत्र में भी लीड प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन ने, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उसने बार बार ये जिक्र किया है कि केंद्र सरकार जो है उनके पति को जबरन फंसाए हैं या फिर राज्य में ऐसी स्थिति है। लेकिन हमारे जो परिस्थिति है वो सबके सामने है। कांग्रेस के नेता के घर से पैसे बरामद होते हैं, 32 लाख रुपए उनके पीए के नौकर के यहाँ से बरामद हो रहे हैं। इससे पहले आईएएस अधिकारी के पास से पूजा सिंघल नाम की जो अधिकारी थी जो जेल में है, उसके यहाँ से प्राप्त हुए। जो आईएएस छवि रंजन थे उनके यहाँ पैसे प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री हमारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो ये जनता जो है वो सब देख रही है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि जनता का मूड क्या है। लेकिन झारखंड एक छोटा प्रदेश है, यहाँ पर मात्र 14 लोकसभा सीटें हैं। इसमें 2 चरणों में 7 विधानसभा में लोकसभा में चुनाव हो भी गया है। अब जो 7 बचे हुए हैं जिसमें कल मतदान होने हैं, उसमें 4 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है जहाँ हिंदी भाषी ज्यादा लोग हैं, जहाँ बीजेपी की पकड़ बहुत अधिक अच्छी है। अब ऐसे में वो चारों सीट जो ऐसे रांची है जो राजधानी है, जमशेदपुर है जो औद्योगिक राजधानी है, जो धनबाद है वो कहें तो जो कोयला है या फिर कई तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं वहां पर, तो वो खनिजों का राजधानी के रूप में देखा जा सकता है। फिर एक गिरिडीह है, ये भी एक माइनिंग क्षेत्र है। तो ऐसे में ये क्षेत्र जो है ये बीजेपी यहाँ से पहले भी काफी मार्जिन में जीती थी, और इस बार अभी जो रुख तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो स्थिति है पॉलिटिकल पार्टियों की उसमें बीजेपी अभी भी लीड कर रही है। जी ठीक है, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव है और जिस पैटर्न में जनता वोट करती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा अलग होता है, लोकसभा में अलग होता है। दीपक खामरा, कल का दिन महत्वपूर्ण तो है ही, और इसमें कन्हैया कुमार की भी बात करें, मनोज तिवारी की भी बात करें, कुछ हॉट सीट्स ऐसी हैं, चाहे आप बांसुरी जी की बात करें, ये तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी उतरे हैं इनकी किस्मत कल तय हो जाएगी। लेकिन एक पहले से ही वहां पर प्रो बीजेपी, कहता हूं मैं कि प्रो बीजेपी सेंटिमेंट लोगों के मन में था, लेकिन जो विपक्ष है वो बातें कर रहा है, कह रहा है कि नहीं इस बार इनकी इतनी सीटें नहीं आएंगी। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 400 पार का नारा दे तो दिया है। अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि भाई 5 चरणों में हमने 310 सीटें तो अचीव कर ली हैं, अब इसके आगे जो आएगा वो एक्स्ट्रा ही होगा, 400 पार अब हो जाएगा 2 चरणों में। आपको लगता है कि अब पुनः हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी, दिल्ली की जनता दोबारा वही करेगी जो पहले करते आई है, मतलब भाजपा को ही जिताने वाली है? जैसे हरियाणा में हुआ, तो हरियाणा में अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है कुछ सीटों पर, हरिराम मिश्रा के द्वारा जो कहा जा रहा है। आपको भी लगता है कि दिल्ली में कुछ ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर जनता खुश है? शिवम, पहले तो बताना चाहूंगा जो 2 हॉट सीट है वो आपने बताया कि जैसे उत्तर पूर्वी है जहाँ मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने है। कन्हैया कुमार वही चाह रहा है, वो देशवासी भूले नहीं है। और एक मामला भी सामने आया था जहाँ कुछ गोरक्षकों ने कन्हैया कुमार की पिटाई भी की थी। वे वही मामला था कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू में खड़े होकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, तो जनता भूली नहीं है। भले ही कांग्रेस ने उनको स्टार प्रचारक बनाया हो, उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी के सामने, उस अहम चेहरे के सामने उतारा हो, यहाँ दिल्ली में 7 में से 6 उम्मीदवार जो बीजेपी ने परिवर्तित किए, लेकिन मनोज तिवारी को फिर से यानी तीसरी बार जो है उसी सीट से उतारा हो, तो ये पूरा जो है ये हाईलाइट सीट है। ऐसे में दोनों में टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मनोज तिवारी का पलड़ा भारी है। मनोज तिवारी जो है वो स्टार प्रचारक के साथ जो पूर्वांचली जो मतदाता है वो कन्हैया कुमार से कहीं ज्यादा जो है वो मनोज तिवारी से अट्रैक्टिव है। और काम करें तो मोदी का फैक्टर तो है ही है। दूसरी आपने बात की, अगर बात करें बांसुरी स्वराज की, तो बांसुरी स्वराज के सामने जो प्रत्याशी है शिवम, वो बेहद ही कमजोर माने जा रहे हैं। उनका नाम है सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती भी वही है जो अपने पत्नी की पिटाई मामले में जो है कई बार पुलिस के आमने सामने में केस भी दर्ज है, तो उनका चेहरा भी इतना खास नहीं है, उनका इतना प्रभाव नहीं है। भले ही वो मालिका नगर विधानसभा से विधायक हो, लेकिन लोकसभा स्तर की अगर बात करें तो उनका चेहरा इतना हाईलाइट नहीं है। एक मुद्दा शिवम जो आपने ब्रेक से पहले मुझे कहा था कि बुर्के की बात आपने कही थी, तो उसमें थोड़ा आपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो मुद्दा सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता रहा है कि बुर्के की आड़ में कहीं जाली वोटिंग होती है, तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मतदान का गलत इस्तेमाल भी होता है। तो ऐसे में हमारी इस खबर पर मोहर लगाते हुए दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो बुर्के में महिला आए उनकी भी जांच की जाए।
एक और जो चिंता का विषय सामने आया है वो ये है शिवम कि जो ओखला विधानसभा क्षेत्र है जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो 39,000 जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसकी जांच हो। देखिए ये ओखला का क्षेत्र वही है शिवम, हमें भूलना नहीं चाहिए जब सीएए के विरोध में जो है वहां पर शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था, तो जहां के विधायक अमानतुल्लाह खान है, तो ये पूरा एरिया वहां है। अगर वहां पर 39,000 जो जनसंख्या बड़ी है, बीएसपी का कहना है कि इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो बड़ा चिंता का विषय है। तो पूरे अगर अब चुनाव की मैं बात करता हूं शिवम की 7 लोकसभा सीट है, तो राजधानी दिल्ली में हमने जनता के सांसद के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जब बात की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो अहम माना जा रहा है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने जेल से अंतरिम जमानत पाने के बाद हमदर्दी लोगों के बीच में जताई हो और वहां पर जो है अपना कार्ड खेला हो, लेकिन ऐसे में वो काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की जहां तक हम देख रहे हैं 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में एक बार फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है शिवम। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वो कल महत्वपूर्ण दिन है। मैं लोगों से भी पुनः अपील करूंगा कि आपको वोट देना है। अगर आप वोट देंगे तभी तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। घर बैठ के आप सोचें कि भाई किस्मत का फैसला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हरे राम मिश्रा जी, आपसे पुनः मेरा ये सवाल, 10 की 10 सीटें अगर जीत सकती थी बीजेपी, तो एक कमी अगर कहीं पर रह गई तो वो कौन सी कमी रह गई कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई ये अब वो ग्राफ शायद कुछ सीटों पर हिल सकता है? वो क्या ग्राउंड लेवल पर क्या वो पकड़ मजबूत नहीं रही, या पहले जैसी फैन फॉलोइंग नहीं रही, या जनता में उतना उत्साह नहीं रहा? क्या कारण रहा होगा मुख्य? एक तो आपने किसान आंदोलन वाला जिक्र किया था और कोरोना के बाद जो हालात हुए थे, तमाम बात, रोजगार का भी मुद्दा हो सकता है, ये तमाम बातें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है क्या बदलाव रहा? देखिए उसमें जो दो सीटें जो मानी जा रही हैं बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, वो रोहतक और सिरसा की हो सकती है। अगर दोनों की बात की जाए तो पिछले ये बात मानी जा रही है कि ये एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। हालांकि बीजेपी ने भी इस सीट पे काफी मेहनत की है, लेकिन इस बार देखा गया है कि जो दीपेंद्र हुड्डा है इस लोकसभा सीट पे काफी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पिछली बार जो है जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो इतने सक्रिय नहीं थे इस पूरी लोकसभा सीट में। उन्हें वो बेड पे पड़े थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से। लेकिन तो समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, लेकिन तमाम जो पहलू थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, स्टेट वाइज हमने कवर करने का प्रयास किया। संगीता जी धन्यवाद आपका, पश्चिम बंगाल की बात रखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हरिराम मिश्रा जी हरियाणा की बात को बताया, मुकेश खत्री जी आपने झारखंड की बात को बताया, और दीपक खामरा ने दिल्ली का एनालिसिस करके बताया कि भाई इस बार जनता का मूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी क्योंकि आज पैनलिस्ट नहीं रखे, हमने मेहमान नहीं रखे, हमने ग्राउंड लेवल पर जाके एनालिसिस जो था हमारे संवाददाताओं का, वरिष्ठ संवाददाताओं का, वो आपके सामने रखा है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा में कोई भी कमी जो है वो नहीं होने वाली है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिम्मेदारी आपकी है, यानी जनता की। जनता को अपना मत देना है, आप मत देंगे तभी जो फैसला है वो हो पाएगा। तो कल वोट जरूर डालिएगा। बात करेंगे बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये महत्वपूर्ण राज्य जहां पर वोटिंग कल होनी है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।